के प्रशांत अवस्थी जी भाई उपस्थित हैं, बड़े अच्छे रचनाकार हैं, युवा रचनाकार अमित कौशल जी, टीचर गीतांजलि सिंह जी और आदरणीय रमा जी के ये सबसे महत्वपूर्ण पद होता है। अक्सर हम लोग पूरे देश विदेश प्रदेशों में जाते हैं, कभी सम्मेलन करते हैं, काव्य गोष्ठियां करते हैं और बड़ी धूमधाम होती है, खूब सम्मान मिलते हैं, लेकिन जब घर में आते हैं तो घर का ही जैसा समझा जाता है। लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि आज परिवार के लोग भी बैठे हुए हैं और निश्चित रूप से ये बहुत मेरे परिवार के लोग भी होते हैं, वो गौरवान्वित होते हैं कि मेरा अपना कोई इतना बड़ा काम कर रहा है देश दुनिया से अलग होकर। आप लोग उपस्थित हुए हैं, मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ और सबको प्रणाम करता हूँ। आप इसको यूँ समझ सकते हैं कि डॉक्टर कुंवर बेचैन जी इस समय भले हमारे बीच में शारीरिक रूप से नहीं है, लेकिन उनका अंश यहाँ पर उपस्थित है। इस प्रांगण में भी वो कहीं उपस्थित है जिन्होंने साहित्य और हिंदी का परचम पूरे विश्व में लहराया। आज जहाँ जहाँ हिंदी कविता है, निश्चित रूप से मेरा पूरा विश्वास है कि डॉक्टर कुंवर बेचैन जी का नाम वो बड़े सम्मान के साथ लेते हैं और जानते हैं। डॉक्टर कीर्तिवर्धन जी बड़े अच्छे साहित्यकार हैं, हमारे सदन में आए उपस्थित हुए। हिंदी की गूंज में आपका रचनात्मक सहयोग रहता है, हम आपके आभारी हैं। मुकेश कुमार सिन्हा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे इस कार्यक्रम को ये एक और सूचना आई है हमारे बीच में आदरणीय गुरमीत सिंह जी जो रेलवे में हिंदी के ट्रांसलेटर हैं, हिंदी के प्रेमी हमारे बीच में आए हैं और आप अकेले 1.25 लाख के बराबर इस प्रांगण में आपकी उपस्थिति। हमारे साथ में सहयोग पांडे जी जो आप देख रहे होंगे पिछले 1 घंटे से इस कार्यक्रम को व्यवस्थित करने में हमारा सहयोग कर रहे हैं इस प्रांगण में। और मैं एक बड़ी महत्वपूर्ण शख्सियत से आपको मिलाना चाहता हूँ कि आसाम के लोग हिंदी कविताओं को जानते हैं, तो इसमें मेरी भी सहभागिता रहेगी। आपने हमें समय दिया, हम आपके उम्मीद आप सभी लोग साहित्यकार हैं, हिंदी प्रेमी हैं, मीडिया से जुड़े हैं, आप सभी हैं। और एक बात मैं बता दूं, अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार आप सब लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा कि अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार और निश्चित रूप से ये सही है कि जापान में पहली चलने वाली हिंदी की पत्रिका है हिंदी की। क्या बात है। अब बहुत कुछ है, जैसे फिल्म में बीच में 2 मिनट का वर्गीकृत विज्ञापन होता है, तो अभी हमारे जैसे प्राप्त सूचना के आधार पर लोग आ रहे हैं, थोड़ी देर में वो लोग आ जाएंगे और उसके बाद हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। हमारे बीच में आदरणीय भाई साहब ये पूरे कार्यक्रम की वीडियो बना रहे हैं जिसको आप सब लोग देख सकेंगे। बड़ा ही सुंदर और भव्य कार्यक्रम होगा। मशहूर शख्सियत जिनका नाम है अनिल जोशी जी अभी आए हुए थे हमारे बीच में, केंद्रीय हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष हैं हमारे बीच आदरणीय। मैंने प्रोग्राम डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? नहीं, आपके आने से तो प्रोग्राम और अच्छा हो जाएगा। मैं तो फिल्म जैसे आता ना फिल्म तो क्या नहीं कर रहा हूँ। बढ़िया बढ़िया। तो ऐसे तो कोई बात नहीं। एक निवेदन वही आप सब लोगों से साथ करना था, जब कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, कार्यक्रम परमान चलेगा, बहुत सारी चीजें बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि एक आगाज है और कोई एक आदमी 2 आदमी के सोचने से और परिकल्पना करने से चीजें मूर्त रूप अवश्य लेती हैं, लेकिन उसको विस्तार देने के लिए समभाव सब विचारों का जुड़ना बहुत आवश्यक है। तो आप लोग जुड़ेंगे, आप लोग अपने सुझाव देंगे, तो निश्चित रूप से जो यह यात्रा है वो बहुत अच्छी यात्रा होगी और सुखद होगी हिंदी साहित्य के लिए। हमारे बीच आज के कार्यक्रम जिनके सानिध्य हो रहा है आदरणीय श्री ज्योति शर्मा जी आ रहे हैं, नीचे आ चुके हैं। आज के कार्यक्रम के मुद्दे use her as a model ourselves to depict our dialogues. इंदौर में आज भी एक जो एक श्रेष्ठ साहित्यकार होने के साथ साथ एक कुशल चित्रकार भी हैं आदरणीय हर्षवर्धन आर्य जी का हम प्रथम बार मिल रहे हैं, लेकिन आपके कृतित्व से हम बहुत परिचित हैं और आपका अभिनंदन है। हमारे बीच आज के कार्यक्रम की
हाँ हाँ नहीं आई है सारी। आज किसी परिचय को मोहताज नहीं है। जिस भी देश में हिंदी कविता लोग जानते हैं, सुनते हैं, वहाँ पे डॉक्टर सुनील योगी जी को लोग जानते हैं, उनकी कविताओं को, उनके दोहों को, उनके मुक्तकों को, उनकी हास्य कविताओं को। और एक छोटा सा परिचय है, अगर मैं विस्तृत रूप से परिचय देना शुरू करूं तो आज का कार्यक्रम डॉक्टर सुनील और आदरणीय डॉक्टर प्रेम भारद्वाज जी, ज्ञान भिक्षु जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। भारत से लेकर के अमेरिका तक जिनकी कविताएं लोग सुनते हैं और पसंद करते हैं, कई काव्य संकलन आपके आ चुके हैं। इसके 20 से अधिक प्रतिष्ठित साहित्यकारों को, समाज सेवकों को सम्मानित करते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है। विशेष रूप से इसके लिए वो न्यूयॉर्क से यहाँ आते हैं, हम ये काम करते हैं। पर जोरदार तालियां। एक रजिस्टर घूम रही है, मैं निवेदन करूंगा कि आप सब लोग उस पर नाम लिख लें। यद्यपि मैं कोशिश करूंगा कि मैं सबका नाम ले लूं, लेकिन अगर ना भी लेता हूं तो आपका स्वागत शुरू से है, जब से आप यहाँ पर आए हैं, और तब तक रहेगा जब तक ये हिंदी की गूंज और हिंदी की पत्रिका जलपान के बाद अभी नहीं चलता रहता है। एक मिनट प्रांगण में आए सदन में और दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाए आदरणीय श्री रुचि शर्मा जी। इसका बिल आ जाएगा, आपको पता चलेगा। अकड़ तो रहनी चाहिए। ING स्वागत अभिनंदन आदरणीय डॉक्टर भिक्षु शर्मा जी, आपके स्वागत से अभिनंदन। एक अभियान है जो भारत से बाहर रह रहे हिंदी भाषियों को आपस में जोड़ने का काम करता है। एक अभियान है जहाँ पे वरिष्ठ लेखक और नए लेखक अपनी रचनाओं को भेजते हैं ताकि तुलनात्मक अध्ययन से कुछ सीखा जा सके। एक सोच और परिकल्पना है आदरणीय रामा शर्मा जी का, 3 साल पहले एक स्वप्न देखा था। हिंदी की मूल पत्रिका जापान में हिंदी की छपने वाली पहली उपस्थित सभी साहित्यकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं उससे पहले मां सरस्वती की वंदना के लिए मैं देश के कहीं न कहीं उनकी उपस्थिति शारीरिक रूप से नहीं, लेकिन उनकी आत्मा कहीं न कहीं और रमा जी को बहुत बहुत बधाई। पत्रिका का विमोचन है आज, और जापान शब्द याद, जापान देश का नाम सुनकर मुझे याद आता है कि मेरे पिताश्री डॉक्टर कुंवर बेचैन जी जापान गए थे और उन्होंने वहां पर एक कार्यशाला ली थी हिंदी की, और वहां लोगों को गजल लिखना और गीत लिखना उन्होंने सिखाया था। तो मैं प्रयास करती हूँ कि मैं अपने पिताश्री की इस धरोहर को संभाल पाऊं और उस साहित्य की ध्वजा को आगे लेकर चलती रहूं इस पथ पे।
आप सबका आशीष चाहूंगी और माँ सरस्वती का आशीष लेने के लिए कुछ पंक्तियां प्रस्तुत कर रही हूँ। सांस का यह धन समर्पित आपको माँ शारदे, सांस का यह धन समर्पित आपको माँ शारदे, सांस का यह धन समर्पित आपको माँ शारदे। चाहते हैं आपका आशीष हम सब को मिले, चाहते हैं आपका आशीष हम सब को मिले। भाव का हर पुष्प मन की भूमि पर हंस कर खिले, भाव का हर पुष्प मन की भूमि पर हंस कर खिले। हो सदा क्षण क्षण समर्पित आपको माँ शारदे, हो सदा क्षण क्षण समर्पित आपको माँ शारदे। सांस का यह धन समर्पित आपको माँ शारदे। ज्ञान का तम दूर हम करते रहें और जग में ज्ञान की ही ज्योति को भरते रहें, और जग में ज्ञान की ही ज्योति को भरते रहें। भाव में ये मन समर्पित आपको माँ शारदे, भाव में ये मन समर्पित आपको माँ शारदे। सांस का यह धन समर्पित आपको माँ शारदे, आपको माँ शारदे। जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया, आप मंच पे बैठे हुए आदरणीय डॉक्टर आशीष कंदवे जी, डॉक्टर सुनील जोगी जी, डॉक्टर प्रेम भारद्वाज जी, शर्मा जी, यह निश्चित रूप से आज यहाँ पर आपको मंच पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनका काम, इनका यश, इनकी कविताएं, इन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध करने के लिए जो काम किया है वह निश्चित रूप से प्रशंसनीय, सराहनीय है और नई पीढ़ी के लिए वो एक उत्साह बढ़ाने वाली चीज है। हिंदी की पूज पत्रिका पिछले 2.5-3 सालों से जिस प्रकार से निरंतर फल फूल रही है, उसमें आप लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और आज ये अच्छा सुंदर अवसर है कि जब उस पत्रिका को हम लोग कागज पर लेकर के आए हैं, तो आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय देकर के इस प्रांगण में अपनी उपस्थिति दिए हैं। इसके लिए हम आप सबके आभारी हैं। और इस स्वागत के क्रम में मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आज हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे देश के सुप्रसिद्ध कवि, जो शायद ही किसी परिचय के मोहताज हैं, डॉक्टर सुनील जोगी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय रमा शर्मा जी से, आदरणीय इंद्रजीत शर्मा जी से डॉक्टर सुनील जोगी जी का सम्मान करें। के साथ साथ समाज में पूरी तरह से सक्रिय हैं और आपने फिल्मों में भी बहुत सारे गीत लिखे, जिसमें आपने मुक्केबाज में आपकी एक चर्चित कविता है, उसको मुक्केबाज में फिल्माया गया है। उसके बाद बाल ठाकरे में भी आपने लिखा है। बहुत सारे उनका कृतित्व और व्यक्तित्व इतना बड़ा है कि संभवतः बोलने लगे तो आधा समय तो बोलने में ही बीत जाए। सर एक बार जोरदार तालियां। यस सर, एक यस सर। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत काम किया है, न केवल देश में बल्कि वैश्विक स्तर पर हिंदी और साहित्य को मजबूत करने में आपका योगदान बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आधुनिक साहित्य पत्रिका के भी संपादक और आदरणीय की काव्य और गद्य में तमाम पुस्तकें आ चुकी हैं, आलोचना समीक्षा हर क्षेत्र में। आज आपने इतना महत्वपूर्ण समय हम लोगों को दिया कि हम आपके आभारी हैं। मैं निवेदन करूंगा मंच पे बैठे हुए सभी सम्मानित अतिथिगणों से और आदरणीय रमन शर्मा जी से, डॉक्टर आशीष कनवे जी का मोमेंटो देकर के माला पहना करके स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियां। एक मिनट मैं करता हूँ सर सर ये सर साथियों ये सर देखिए सर मैं ये विचार कर रहा हूँ कि आपको पगड़ी कैसे पहनाऊं। ये सर समय उन्होंने दिया है, हमारे बीच उपस्थित है। मैं हिंदी की गूंज परिवार की तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और मैं चाहता हूं कि आप सब आदरणीय रमन जी आपको मोमेंटो और माला देकर के सम्मान पत्र देकर के आपका स्वागत करें। आपकी उपस्थिति अति महत्व उपस्थित होते हैं, आपका हार्दिक स्वागत। ये सर मैं हाथ से भी कोई बोल ये लीजिए। ये सर 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 थैंक यू सर। और बहुत बहुत आभार। कईयों को मैंने फोन किया, एक फोन पे आ गए, कईयों को मैंने एक मैसेज किया, मैसेज पे आ गए। मैं दिल से सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आशीष कदवे जी, सुनील जोगी जी, प्रेम भारद्वाज जी, इंद्रजीत शर्मा जी, सबको, राजेश कुमार जी, एक मैसेज पे सभी आए। अनिल जोशी जी आपसे जस्ट पहले आके गए, उनकी तबीयत बड़ी खराब थी तो वो आके पहले शुभकामना संदेश देके चले गए। आप सभी का आभार। यहाँ जो भी बैठे हैं मेरे लिए सभी इतने विशिष्ट हैं जो एक मैसेज पे, कईयों को मैंने आज सुबह मैसेज किया वो भी आ गए हैं। तो मैं दिल से सबका आपका आभार करती हूँ। हिंदी की गूंज के लिए विनोद मेरा बहुत हेल्प करता है। आज का कार्यक्रम भी जो संभव हो पाया है विनोद के कारण और इंद्रजीत भाई साहब के कारण। और आज मेरा परिवार भी मेरे साथ आया है, ये पहली बार हुआ है, इसके लिए मैं अपने परिवार का भी थैंक यू करती हूँ। मेरे हस्बैंड भी आए हैं, मेरे देवर भी आए हैं, मेरी देवरानी, मेरी फ्रेंड, मेरी भाई, मेरे भाभी सभी आए हैं। और रिबन सर आपका सम्मान तो सबसे पहले होना चाहिए। अगर आए हैं, हम जल्दी शुरू हो गए। हाँ ये बात ठीक बोलूं। जी इतनी मैं क्या मेरे को भी टोपी पूरी तरह से समर्पित होकर के जो हिंदी साहित्य के लिए इतना काम कर रहे हैं वो निरंतर ला रही है। उनके पीछे आदरणीय मेरे भाई, मेरी भाभी, मेरी देवरानी, मेरी फ्रेंड, मैं सभी का दिल से शुक्रिया करती हूँ। और मेरी फ्रेंड्स जो सभी चमकती हुई बैठी है, पूनम तुम्हारा बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। ये हॉस्पिटल से सीधी आ गई है करते हैं तो मेरे दिमाग में उस टाइम थोड़ा सा हुआ कि अपने देश में मैं पंजाबी नहीं जापान में ला सकती, हिंदी तो कर ही सकती हूँ। तो फिर शुरू हो गया सफर, धीरे धीरे चलता चलता 2014 में पत्रिका शुरू की थी हिंदी की गूंज, जो 2015 में मुझे पार्लियामेंट तक ले गई, बट फिर किसी कारणवश मुझे बंद करना पड़ा। फिर दोबारा शुरू हुआ ये सफर और अब चल रहा है। आपकी दुआएं और आपका प्यार साथ रहेगा तो चलता रहेगा। अब जापान का ISSN नंबर भी मिल गया है, ISBN नंबर भी मिल गया है। अकेली चली थी, आप मिल गए, कारवां बन गया, इससे ज्यादा क्या कहूँ। बहुत बहुत आभार जोशी जी, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। सर सर
आदरणीय रमा जी की पुस्तक जिन्होंने अपने जीवन के अनुभव को कविता में ढाल करके लिखा है, आतप जीवनम, उसके लोकार्पण के लिए हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। जीवन की तमाम व्यस्तताओं के बीच में कोमल सांस नहीं लेने दे रहे हैं। यस और इसी क्रम में यस आदरणीय रमा जी के बड़े सुपुत्र जिन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का तालियां भी बजनी चाहिए। तो मैं वही कह रहा था कि यह कारवां यहाँ तक पहुंचा है, इसके पीछे भी कई महत्वपूर्ण नाम हैं जो पुस्तक बैठे हुए हैं। लेकिन अगर आप न होते तो हम आज हर विधाओं में आप सक्रिय हैं। गीता जी आसाम से आई होंगी हमारे बीच, जो आसाम आपके भाव की वजह से तो ये डिसाइड हुआ। नहीं कर पाएगा। और अभी आप रचनात्मक सहयोग आपका मिलता रहता है और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है, क्योंकि जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व हो चुका है, आदरणीय जी शर्मा जी, रमा जी और बाकी डॉक्टर सुनील योगी जी भी भारत में कम रहते हैं, विदेश में ज्यादा। भैया शर्मा जी आओ मैं निवेदन करूंगा कि वो आए और इस बार की पत्रिका के प्रकाशन में भी पीछे रह करके उन्होंने बड़ा योगदान दिया। यस सर। और मित्रों, हमारे इस संस्था को अपना पूरा सहयोग देने के लिए, इस कार्यक्रम को
सुनियोजित कर बीच में प्रशांत अवस्थी भी आ रहे हैं, जो हिंदी की बहुत सी आगे की योजनाओं में भी इनका मुझे रात को मैसेज हटेंगे मैं रास्ते में भी आप हटेंगे फोटो लेके सम्मान का यात्रा चलता रहेगा, लेकिन विश्राम की जरूरत है। जिनको तमाम अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड और देश के अवार्ड मिल चुके हैं, उनकी गजलें, गीत आप तमाम चीजें सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। न जाने कितने कवि सम्मेलन में मुशायरों में आपने शिरकत। मंच को नमन करता हूँ। मंच पे जो रोजा बैठे हैं उनमें सुनील जोगी जी पद्मश्री उस सम्मान से सम्मानित हैं, जिसके लिए हर साहित्यकार तो आपका इस मंच पे बहुत स्वागत है। रमा जी का ये जो प्रयास है सबको सम्मान देना, जापान से आकर के, जनरली लोग जैसे मैडम मास्को से आई हैं तो हमें लगता है हमें इनका सम्मान करना चाहिए, और जापान से आकर के मैडम सबका सम्मान कर रही हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। जोरदार तालियों से उनको करें। हमारे बीच में मेरे बहुत ही प्रिय आशीष कानवे जी, डॉक्टर आशीष कानवे कहूँगा, जो कि ICCR में जो पत्रिका विदेश मंत्रालय निकालती है गगनांचल, उसके संपादक हैं, जो हमारे गर्व का विषय है। और हमारे बीच का मैं अगली बात करना चाहूँगा आदरणीय इंद्रजीत शर्मा जी के बारे में। इनके बारे में कुछ शब्दों में तो कह नहीं सकता मैं, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने इनके साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने विदेशों में इनके साथ ये देखा, और बात नहीं करना, बिल्कुल गंभीरता से काम करना, ये मैंने देखा है इनको काम करते हुए। तो उसका एक बड़ा स्वरूप है आदरणीय पंडित तिलक राज शर्मा जी, इनके पिताजी जिनके नाम से हमें बड़ा गर्व होता है। इंद्रजीत शर्मा जी की बात कर रहा हूँ। अब उनका नाम क्यों आ गया मेरे मन में, मेरे मुंह पे क्यों आ गया? क्योंकि मैंने देखा कि पिता और माता के लिए और हिंदी के लिए जो समर्पण पंडित जी का है, इंद्रजीत शर्मा जी का है, वो कहने की बात अलग है और उसको करने की बात। आप देखिए, इनसे मिले, जो आशीष कानवे जी के खास दोस्त हैं, इसलिए ज्यादा बेहतर समझते हो इस बात को, और हर्षवर्धन जी पड़ोसी हैं तो ज्यादा समझते हैं। जिस चौराहे पे इनका घर है उसका एक कोना फिजियो सेंटर फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर पीपल, दूसरा कोना लाइब्रेरी फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर पीपल, तीसरा कोना मतलब दवाइयों का सेंटर है, पूरा मेडिकल सेंटर है फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर पीपल। और मैं ये तो यहाँ पे बात खत्म नहीं होती, हाँ वो तो आता हूँ, मैं मंदिर पे भी आता हूँ। अब ये सब चीजें कैसी है, समाज कल्याण लोग कहते हैं आप। फिर अगला कोना देखेंगे आप तो बुजुर्गों के लिए सेंटर बना रखा है, जिसमें लोगों का मनोरंजन होता है, उनकी सेवा होती है, और न केवल सेवा होती है, हवन होता है, और उनकी जो जितने बुजुर्ग है ना वो लोग लगभग वो है जिनको घर से मान लो थोड़ी सी है कोई दिक्कत है, तो वहाँ आके बैठते हैं। इसके गवाह वो हैं आदरणीय हर्षवर्धन आर्य, जिनके पड़ोसी बेहतर बताएंगे क्या मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ। वो जो बुजुर्ग आते हैं उनकी एक एक समस्या है, वो कैसे पता चली मुझे, मैं अभी पिछले 40 बुजुर्ग की दवाई की व्यवस्था हो रही है। देखिए ये सब आदमी दिखावे के लिए नहीं करते, उस कमरे में और कोई जाता नहीं, यहाँ बात कर रहे। तो इस तरीके के चरित्र और मानस हमारे बीच में बैठे हैं पंडित इंद्रजीत शर्मा जी, और ये जो मंदिर गुरुद्वारे में कंट्रीब्यूशन पूरा गुरुद्वारा है, कम से कम आज की यहाँ की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे गवाह होंगे। एक भाई साहब मरीज ये बैठे हैं, एक मैं भी हूँ, बहुत सारे हैं जिनको सिलेंडर नहीं मिल रहा था, आप भी हैं, इनको इनके घर में भाई साहब, मतलब ये आप यकीन नहीं करेंगे कि कोरोना में हम अपने भाई से नहीं मिल रहे डर के मारे, हम तो पड़ोसियों से नहीं मिल रहे। ये भाई साहब वो बेटा है यहाँ पे, कहाँ गए हो, राजू बोला, ये आदमी 100 से ज्यादा सिलेंडर लोगों के मुंह पे लगा के है, मेरे भी लगा के है, मुझे भी कोरोना होगा। तो मैं कहा भाई तुझे डर नहीं लगता? भाई साहब मैं नेक काम कर रहा हूँ, भाई साहब का आदेश है, जा कहेंगे वहां जाके लगा के आऊंगा। सिलेंडर खत्म हो गए, लगा तो लिया हमने, अब मुझे ये नहीं पता है भरते कैसे। फिर किसी को फोन किया भाई को, मैंने कहा यार 100% चिंता मत करो,
4.5 लाख रुपए में कंसंट्रेटर खरीद लिया हमने, उसको भर के भी देंगे, फिर भर के भी देंगे। अब इसमें इतनी सारी बातें मैं क्यों कर रहा हूँ कि ये केवल दिखावे के लिए नहीं कर रहे कि मैंने फॉर्मेलिटी पूरी रख दिया, आपको सिलेंडर भेज दिया, नहीं। फिर उसको पूछ रहे हैं, कईयों की बिल पेमेंट करी इन्होंने, जो इस तरह की भावना के साथ उन्होंने एक क्या नाम है, कौन सा रिकॉर्ड है सर वो जो हुआ है, बता दीजिए, नाम बता दीजिए, जो रिकॉर्ड बना जिसकी करने का ऐसा नहीं किताब की, अरे सुनो, किताबें डोनेट करने का रिकॉर्ड बना है। और मुझे ये सूचना कहाँ मिली, मेरा एक कार्यक्रम इन्हीं के तत्वावधान में संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर रखा गया, वहां पे जो व्यक्ति लेक्चर कर रहा था, he was something like, जैसे यहाँ पे मेयर होते हैं ऐसे कुछ, वो आदमी कोट कर रहा था कि इन्होंने हमारी अमेरिका की लाइब्रेरीज में फ्री ऑफ कॉस्ट किताबें दी हैं और एक किताब को हिंदी की नहीं दी, कई सारे उसमें किताबें दी हैं और हिंदी के लिए विशेष करके। हिंदुस्तानी वर्ल्ड की सबसे बड़ी संस्था है अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति, उनके तत्वावधान में वर्ल्ड वाइड कार्यक्रम होते हैं। अभी कई 100 कवियों को अमेरिका में बुला करके वहाँ कार्यक्रम, अभी इस बार का जो भी आए हुए थे और इनके साथ और मित्र भी थे और उससे पहले भी था, मैं वहाँ पे तो देखा मैंने, तो उनको 20 स्टेट में जाकर, जैसे हिंदुस्तान के मान लो 25 स्टेट में जाना हो, अमेरिका के 20 स्टेट में जाकर के उनका कार्यक्रम आयोजित करना, उसको उसका खर्चा उठाना। वहाँ पे तो ऐसा नहीं है कि बस से चले जाओ, जाने में कई दिन लग जाएंगे, फ्लाइट की बुकिंग है, आना जाना रहना खाना पीना सब बुकिंग है। और मजेदार ये बात जोगी साहब, जिस दिन आप आ गए उसके बाद जो 4 कवि वहाँ रह रहे थे, एक दिन मैंने देखा सुबह, अभी कथा इसलिए सुना रहा हूँ कि आपको भूमिका से पता चलेगा कि आदमी की इच्छा क्या है और करना क्या चाहता है। सुबह 4 बजे आवाज आई किचन से, मेरा ऊपर वाले फ्लोर में था, मैंने कहा चलो ऐसे सुसु करने के बहाने नीचे है, अरे और मैंने कहा भाई साहब तो मतलब वो तो आप पेमेंट कर रहे हो, आप पे कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हम थक गए बाहर का खाया हुआ 20-22 दिन से, अब हमें घर का खाना खाना है। मैं जी के अंदर है, मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मेरे तो समझ से बाहर है कि इतना कुछ, फिर इनको कोई चेहरे पे कह देती है अब तुम ये वाला तुम उठा लो, ये मैं उठा लिया, मतलब 2 काम बांट लेती हूँ 2 मिनट में, और भांडे ज्यादा हो गए तो बोले आप देख लो भाई साहब हम सब नमन करते हैं। और भाई साहब सब एक ही जगह, यहाँ पे सारे एक तरीके से राजदूत हैं, वो चाहे वो उधर बैठे हों या कहीं बैठे हो, यहाँ बैठे हों, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, नहीं तो कौन समय निकालता है हिंदी के लिए आना, हिंदी भाषा के लिए आना। ये यहाँ पे मैडम विदुषी जी बैठी है, इनका नाम ऐसा इतना मीठा सा नाम है, इनके माँ बाप ने पैदा होते समझ लिया होगा कि ये बहुत ही विदुषी बनेगी, इतनी बड़ी जगह संस्थान चला रही है। मगर मजे की बात ये, मैं अभी रास्ते में भाई साहब को बता रहा था, ये आप लेखक लोग हैं ना इसलिए बता रहा हूँ आपको। मैं अभी लिखी थी कविता 20 से 2 घंटे हुए होंगे, तीसरे घंटे में ना किसी की वीडियो आ गई उस कविता के साथ। मैंने कहा जी ऐसा लग रहा है जैसे ये बोल मैंने कहीं ये तो मेरी कविता है। और भाई साहब मजे की बात, कोई नाम नहीं हमारा वहाँ पे, कुछ नहीं, ये बैठे बड़े संपादक बैठे आदरणीय डॉक्टर साहब कानवे साहब, इनको सुना रहा हूँ मैं ये बात कि आप लिख तो रहे, छपवा रहे सब कुछ, ये भी पता कर लो वो माल अपना है किसका है, क्योंकि वो सोचो हम भी कितने कमजोर दीवाने निकले, सोचो हम भी कितने कमजोर दीवाने निकले, अपना समझा लुट गए जिन पे वो बेगाने निकले। सोचो कि हम भी कितने कमजोर और दीवाने निकले, अपना समझा लुट गए जिन पे वो बेगाने निकले। वो बांट रहा था खुशियों को जखीरे जहां जहां। भाई गौर से सुनता है भाई, क्योंकि सारी बातें ऐसे नहीं बता पाता मैं। वो बांट रहा था खुशियों के जखीरे जहां जहां, हमारे हिस्से में उसके हाथों में बहाने निकले। अच्छा हम भी सोचो, हम भी कितने कमजोर दीवाने निकले, अपना समझा लूट ले गया वो बेगाने निकले। पूनम जी इन्हीं की बात है मगर समझ सभी ले, ठीक है। वो कहते थे सारी दुनिया में तुम्हें ही चाहते हैं बस,
इटली में कहा था भाई तूने। वो कहते हैं सारी दुनिया में तुम्हें ही चाहते हैं बस। वो कहते हैं सारी दुनिया में तुम्हें ही चाहते हैं बस। गुलिस्तां में उनके हर गुल के साथ फसाने निकले। वो कहते हैं तो सारी दुनिया में तुमको चाहते हैं बस, और गुलिस्तां में हर गुल के साथ इनके फसाने निकले। और ये भी एक इल्तिजा है कि खत खून से लिख कर के भेजा करते थे जिन्हें, खत खून से लिख कर के भेजा करते थे जिन्हें, वही हर निशान मेरे कदमों को मिटाने निकले। वाह क्या बात। खत खून से लिख कर के भेजा करते थे जिन्हें, वही हर निशान मेरे कदमों के मिटाने निकले। और अब वो दिल की बात जो आप सभी समझ गए, मैं कह देता हूँ कि प्रेम उसकी याद आई तो जख्म पुराने निकले। प्रेम उसकी याद आई तो जख्म पुराने निकले। दिल की मिट्टी को कुरेदा तो बहुत खजाने निकले। दिल की मिट्टी को कुरेदा तो बहुत खजाने निकले। और शहर में करता था जो, अब ये उनकी क्योंकि पॉलिटिक्स में है और मेरे विपक्ष में काम करते हैं, ये पंक्ति तरह जरूरी बनती थी, मैंने कह देते नहीं। शहर में करता था जो सांप के काटे जाने का इलाज। शहर में करता था जो सांप के काटे जाने का इलाज, उसके तहखाने में सांपों के कई ठिकाने शहर में करता था जो सांपों के काटे जाने का इलाज। अपना हिसाब करना है ना। शहर में करता था जो सांपों के काटे जाने का इलाज, उसके तहखाने से सांपों के ठिकाने निकले। और ये पंक्ति मैं कह रहा हूँ, ये मेरे भाई के लिए नहीं है, मगर मैं भी उसी क्षेत्र में हूँ, तो किसी ने मेरे साथ ऐसा भी किया होगा, तो पंक्ति सुन लें। और वो सब क्योंकि आप साहित्यकार हैं तो आपको बताने की जरूरत नहीं किसके लिए कहा होगा कि आज फहरिस्त में वही लोग मेरे दर पे खड़े रहते हैं। आज फहरिस्त में वही लोग मेरे दर पे खड़े रहते हैं जो कल मेरा नाम, वजूद और हस्ती को मिटाने। ये कविता में मैंने सोचा मनोरंजन भी हो जाए और मन का भी था कुछ, है ना, यार ये बातें भी याद आ जाए। पर मैंने एक कविता नहीं पढ़ूंगा, पूरी में शेर पढ़ूंगा। तो इसलिए कि ये भाई पिछले 10 साल से हमें घुमाते रहे और अचानक भूल गए। तो उस प्रेमिका और उस बेवफा प्रेमिका की तरह जिसने एक लत डाल दी थी, अब वो आदमी हमें याद नहीं कर रहा। तो एक शेर बस पेश करूंगा, वो समझ में आ जाएगा सभी को। और विदुषी जी आप तो बिल्कुल समझ जाओ, उसका मतलब है ना कि मेरा मयार नहीं मिलता। मयार का अर्थ आपको जोगी जी समझाएंगे। मेरा मयार नहीं मिलता, मैं आवारा नहीं फिरता। मेरा मयार नहीं मिलता, मैं आवारा नहीं फिरता। सोच के खोना मुझको, मैं फिर दोबारा नहीं मिलता। मेरा मयार नहीं मिलता, मैं आवारा नहीं फिरता। सोच के खोना मुझे, मैं फिर दोबारा नहीं मिलता। और वो पंक्ति जो गजल मैंने कहा कि मैं सुनाऊंगा, उसकी वजह ये थी कि वो मेरी कविताओं को बार बार लोग मंच पे पढ़ रहे हैं, नाम नहीं बता रहे मेरा। तो मेरा ये बनता है कि मैं ये मैंने जोगी साहब सुन चुके हैं, मगर आपके स्वाद के लिए सुनाना चाहता हूँ। अगर आप बोर नहीं हो रहे तो सुना दो ना। क्योंकि आदरणीय रमा जी ना वहां से जब बोलती है कि हमारे लिए कविताएं भेजो, वो अलग चीज होती है, उसको पढ़ता भी कोई वही पढ़ता है जिसको मैगजीन जाती है। अब ये आज बुला रखे आपने तो कुछ प्रसाद के तौर पे क्यों कहा है, पूनम माटे जी समझ जाएंगी। ये भी नई डॉक्टर बनी है, जिनको पता चल जाएगा मैंने क्यों पढ़ी है कविता। डॉक्टर बनी है अभी ताजा, मैडम ने बधाई दे दी आपने पूनम माटे जी, अभी बनी है। और सम्मान नहीं वो सम्मान है, वैसे बनी है तो बधाई तो बनती है। पीएचडी हो गई। अब कैसे बनी है वो बताएंगे, बाकी बनी है। आपने भी जीवन में बहुत कुछ सिखाया, हमने आपको देख करके सीखा है।
बहुत साल पहले मुलायम सिंह जी के साथ इनका बड़ा जबरदस्त जलवा था। ये मंत्री रह चुके हैं, केंद्रीय ये यूपी के मंत्री रह चुके हैं, बता रहा हूँ। ये केवल कवि नहीं है, शायर नहीं है, पद्मश्री नहीं है, हमारे लिए मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो मैं ये इन्हीं के माध्यम से बात आप तक पहुँचा रहा हूँ। जो ये संपादक हैं, जिनको पता है कई बार इनकी समस्या ये रहती है, प्रेम भारद्वाज ने कविता भेजी है, अब ये इसी की है कि नहीं ये कैसे पता करें? होता है नहीं होता है? कई सारे संपादक हैं, आपने रमा जी को भी पता नहीं चलता होगा ये भेजी तो है कविता इंडिया से, अब ये किसकी है मालूम नहीं, मगर एक कविता में मैंने कुछ कहा है, आप तक जाए तो आप तालियां भी बजा सकते हैं बाद में, कि सुखनवर हो तो जरूरी है अपनी बातों में असर रखना। सुखनवर हो तो जरूरी है अपनी बातों में असर रखना, और लिखना अगर जरूरी हो तो लिखने वालों की कदर रखना। सुखनवर हो तो जरूरी है अपनी बातों में असर रखना, और लिखना अगर जरूरी है तो लिखने वालों की कदर रखना। सुनील जोगी बनने के लिए बड़ा लंबा सफर है, मतलब मैं भी चाहता हूँ कि मुझे भी पद्मश्री मिले, मगर ऐसे मिलेगा नहीं। मुझे 2-4 आशीष कांगड़े के बारे में कहना पड़ेगा तभी मिलेगा। बहुत पिछाई कर चुके हैं भैया, है ना? और एक मैं क्यों कर चुका हूँ वो भी बताता हूँ। ये माला डलवा रहे थे, अब जो महिला आ रही है उसको कहते माला मैं डालूंगा, पुरुष आ रहे तुम डाल। तो भाई साहब फिर ये कविता बनती है, ठीक है, आती है। इसी में एक पंक्ति और है, केवल पंक्ति है कि सुखनवर हो तो जरूरी है अपनी बातों में असर रखना, और लिखना अगर जरूरी हो तो लिखने वालों की कदर रखना। शौक से निकला करो रोज नए लिबासों में, आशीष जी, शौक से निकला करो नए लिबासों में, नजर रखने वालों पर भी मगर नजर। क्या बात, बढ़िया, बहुत बढ़िया। शौक से निकला करो नए लिबासों में, नजर रखने वालों पर भी नजर रखना। और आशीष भाई, हमें घर अपने दिल में बसाना चाहते हो, हमें घर अपने दिल में बसाना चाहते हो, इसकी लाइट चली जाती है, इसकी लाइट चली जाती है। हमें घर अपने दिल में बसाना चाहते हो, जलते हुए चिरागों को अपने घर रखना। क्या बात, हमें घर अपने दिल में बसाना चाहते हो, जलते हुए चिरागों को अपने घर रखना, और देखना फिर जिंदगी आपके कदमों को चूमेगी, देखना फिर जिंदगी आपके कदमों को चूमेगी, हमसा कोई साथ में हम सफर रखिए, बहुत बढ़िया, हमसा कोई साथ में हम सफर रखिए। और उन सभी लेखकों के लिए 2 पंक्तियां स्पेशल हैं कि पाने का कुछ अगर जुनून रखते हो, अगर सुनील जोशी बनने की तमन्ना है, सुनील जोगी जी बनने की तमन्ना है, पाने की अगर कर कुछ जुनून रखते हो तो फिर कुछ खोने का भी जिक्र रखिए। बहुत अच्छा, पाने का अगर जुनून रखते हो तो फिर कुछ खोने का भी जिक्र रखिए। और ये अंतिम पंक्ति में छोटे भाई विनोद के, दुनिया से लड़ने के काम आएगा, इस दुनिया से लड़ने के काम आएगा, अपने हाथों में कोई ऐसा हुनर रखिए, अपने हाथों में कोई ऐसा हुनर रखिए। और भाई साहब, मैंने आपको बताया कि हमें खोना मत, ऐसे जल्दी से खोना मत, फिर हम मिलते नहीं है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कई सारी किताबें लिखी, नाटक की, कविता की, आलोचना की, हमारे मित्रों का एक बार जोरदार तालियां उनके लिए बजाइए। समय का ध्यान रखें, बहुत देर हो गई, 25 साल का। सर आइए आइए, स्वागत है। सर 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 हो गया। रमा जी से डॉक्टर हरीश कमल जी के कार्यक्रम में पहला परिचय हुआ। डॉक्टर कमल जी के घर जो गोष्ठियाँ होती रहती हैं
उतनी सार्थक और साहित्यिक होती है। वहाँ अनेक साहित्यकारों से परिचय स्वतः ही हो जाता है। आदरणीय रमा जी से जब पहला परिचय हुआ तो उनकी मधुर वाणी में जो उनका काव्य पाठ सुना और उसके बाद नवल एक मंच है व्हाट्सएप पर, उस पर परस्पर विचारों का आदान प्रदान होता है। ये अपने आप में एक बहुत अद्भुत और महत्वपूर्ण गुण है। पिछले दिनों रमा जी का फोन आया कि आवरण के लिए एक सुंदर सी कलाकृति चाहिए, बिटिया की ही चाहिए। बोली हाँ बिटिया की ही चाहिए। तो कहने का अर्थ है कि नवोदित कलाकार हों चाहे साहित्यकार हों या उनको भी आगे बढ़ाना, उनको मौका देना और उन्हें लाइमलाइट में लाना, ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण कार्य है। वो बेटी की एक सुंदर सी कलाकृति को उन्होंने आवरण पर स्थान दिया, उसके लिए आभार। डॉक्टर निवेदन पे एक कलरी इतना अच्छा पहना किया कि वो पूरा एकदम से परिवेश ही बदल गया। अब ज्यादा अच्छा कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय श्री जोगी जी, हमारे मुख्य अतिथि आशीष कंदवे साहब, हिंदी जी प्रेम भारद्वाज जी, कुछ नाम छपे हैं शायद आए नहीं हैं, उनको छोड़ रहे हैं। हमारे अन्य मित्र सभी और यहाँ मंचस्थ और सामने उपस्थित सभी मित्रों को धन्यवाद। आदरणीय शुक्ल जी अभी भी साथ ही आए हैं लगभग। हिंदी के आयोजनों के संबंध में चूंकि दिल्ली में प्रतिदिन कई आयोजन होते हैं, मैं भी मेरठ में हूँ और हम लोग आसपास के क्षेत्रों में जब हिंदी पर आयोजन होते हैं कोशिश करते हैं पहुँचे और अपनी बात भी रख सकें अंदर। मेरे आने पर आदरणीय प्रेम भारद्वाज जी की कविताएं चल रही थी, बड़ा स्वस्थ माहौल था, हंसी खुशी का। लेकिन हिंदी के लिए हंसी खुशी का माहौल इस देश में और दुनिया में कब होगा, इस पर हम लोगों को चिंतन करना चाहिए। पत्रिकाएं निकलती हैं, बहुत अच्छी बात है, हम किताबें भी लिखते हैं, कुछ रचनाएं एक दूसरे तक पहुंच जाती हैं। हिंदी वाला हिंदी वाले की कविता पढ़ लेता है और उसके बाद हम आपस में खुश हो लेते हैं। लेकिन क्योंकि रमा जी भी प्रवासी हैं, अभी उन्होंने अपने बेटे की का संबोधन हिंदी कृपा हमारी प्रोफेसर नवीन लोहनी जी, इनके फेसबुक पे देखा और फिर मैं यहाँ आया और मुझे इतना अच्छा लगा। श्वेता जी सामने बैठी थी, अभी एक दो सप्ताह पहले बात हुई कि भाई आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज किया करें। सामने देखिए विदेशी की बैठी हुई है, हमारे सामने मनोज कुमार है, बहुत लोग इनका नाम लिया, सुनील जोगी हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं, तो वो भी आज मिले, बहुत अच्छा लगा। और इंद्रजीत जी से तो लगभग अक्सर ही बातचीत होती रहती है व्हाट्सएप वगैरह के थ्रू। और जो सामने बैठे हैं वो हम लोग से कोई कम नहीं है, तो मैं 4 पंक्तियां सुना करके बैठता हूँ। पहले तो 2 पंक्तियां। देश का गान हो, देश का मान हो, देश का गान हो, देश का मान हो, हम जहाँ भी रहे मेरा हिंदुस्तान हो, हम जहाँ भी रहे मेरा हिंदुस्तान हो। मैं सबको शुभकामनाएं दे रहा हूँ। कार्यक्रम बड़ा है और जितने लोग भी सामने आए हैं बड़ा अच्छा लगा आज कार्यक्रम में। धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत बधाई रमा जी को, इतना भव्य आयोजन किया, बहुत सालों से मेहनत कर रही थी और बहुत अच्छा लगा। इनको बहुत बहुत बधाई और मैं आपसे आशीर्वाद चाहूँगा कि मैं जो कर रहा हूँ जीवन में मैं ऐसे ही करता रहूँ और आप लोग मुझे आशीर्वाद दें कि मैं अपने कार्य में सफल रहूँ। जो मैं कह दिया कर रहे हैं काफी कुछ अपने माता पिता के आशीर्वाद, और मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपके माता पिता घर हैं उनकी खूब सेवा करें, उनके आशीर्वाद से हमें कुछ भी मिल सकता है जो हम चाहते हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम इतना कुछ करेंगे, लेकिन अभी बहुत कुछ कर रहे हैं और रमा जी हिंदी के लिए बहुत कुछ करेंगे। हम लोग भी वहाँ विदेशों में बैठे हुए कर रहे हैं, थोड़ा बहुत जितना कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ने बोला 1 दिन होता है, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है जी, वीक में कुछ ना कुछ होता ही रहता है वहाँ पे। और हिंदी की सेवा के लिए, हिंदी की व्यवस्था के लिए कुछ ना कुछ हम रोज ही करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत आप आए और यहाँ
पर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। धन्यवाद। नमस्कार। आ जाएगी आ जाएगी जी, आएगी क्यों नहीं आ गई आ गई। ले लो सर। यस सर। आप आए ना मैं तो यही हम तो मजदूर लोग हैं, हमको लास्ट को जुड़े बहुत काम कर रही हैं बहुत। हमने आपको खोया नहीं। कोई नहीं सकते। बिल्कुल नहीं। यस मैम। दीदी सीधा सीधा उल्टा उल्टा हो गया। अच्छा सो सर। आप सभी लोग इतना काम कर रहे हैं। मोमेंट में आप जाने का बहुत आप लोगों ने अरे जाइए फोटो आनी चाहिए ना। फोटो करो। यस सर। आप इसको पकड़ लीजिए, लग रहा है मैं ले रहा हूँ। सब आप ही ले रहे हैं सर। नहीं मान देता हूँ बीच। हमारे बीच हिंदी कवित्री कोमल जी हैं। मैंने तो सोचा भी नहीं था। यस। वैसे तो है। अच्छा यस यस सर। रश्मि यस सर। रिश्ते तभी बने रहते हैं। हिंदी के लिए जो एक साहित्यिक पवित्र यज्ञ है, इसमें आप सब लोगों का बड़ा सहयोग रहा। यस सर। भैया आपको भी बहुत जी आओ। जी उनका बेटा 2 दिन हो गए। पूरे भारत में यस हम और हमारे साथ अच्छे से कदम मिला करके बना देंगे। बहुत खूबसूरत सा शेर है और ये इसीलिए पढ़ा मैंने, और ये जो जगह है ये भी मैंने इसीलिए लगाई कि हम सबको चलाने वाले इस कार्यक्रम को समझिए। ये तालियां कम है। विनोद एक बहुत अच्छे कवि, बहुत सरल इंसान है और हिंदी के पास नोएडा के रहने वाले हैं। लेकिन एक बात मुझे याद आती है कि 2012-13 में भारत मॉरिशस संस्था का एक विश्व हिंदी प्रतियोगिता हुई थी, जहां विनोद और हम दोनों ही प्रथम आए थे। तो विनोद के लिए जोरदार तालियां। सभागार में उपस्थित श्रोतागण,
भैया बैठ जाइए, 2-4 मिनट रखिए। अरे भाई आलोक रंजन पांडे जी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। बहुत आज के कार्यक्रम में बहुत सारे बिंदु हैं जिस पे मुझे बात करनी है। बहुत ज्यादा औपचारिकता में न पढ़ते हुए आज के कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष पद्मश्री सुनील जोगी जी, मंचासीन हिंदी के विद्वान प्रोफेसर नवीन चंद लोहनी जी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हिंदी के हवन को निरंतर प्रज्वलित रखने वाले भाई इंद्रजीत शर्मा जी, विश्व के अन्य देशों में भारत से इतर हिंदी की गूंज को सुनने योग्य बनाने वाले नॉर्वे से हमारे सुरेश चंद्र शुक्ल जी, देश के सुप्रसिद्ध चित्रकार भाई हर्षवर्धन जी और मेरे परम दुश्मन आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि परम प्रिय मेरे परम मित्र भाई प्रेम भारद्वाज ज्ञान भिक्षु जी। बात प्रेम जी से ही शुरू हुई, इटली में इन्होंने मुझे आई लव यू कहा था, मैं निभा नहीं पा रहा। मन में मेरे ये मलाल रह गया, प्रेम भाई, मन में मेरे ये मलाल रह गया, जीवन भर का सवाल रह गया। मन में मेरे यह मलाल रह गया, जीवन भर का सवाल रह गया। जुर्म इतना था कि उनकी आंखों में झांका, मेरे हाथों में गीला रुमाल। मैं रो रहा हूँ, भाई पूछता ही नहीं, मेरे गीले रुमाल को तो देखो यार। पड़ोसन को मत दिया करो ना, मेरे पास तो ठीक है, वहां तो ठीक है। प्रीत कहाँ कब अनुबंधों में कैद हुआ करती है, प्रीत कहाँ कब अनुबंधों में कैद हुआ करती है, प्रेम समर्पण के बल पर सदा यह राह चुनती है। प्रेम समर्पण के बल पर सदा यह राह चुनती है, चाहे जितने शब्द उकेरो कोरे कागज पर तुम, चाहे जितने शब्द उकेरो कोरे कागज पर तुम, गीत गजल और कविता कब आकार लिया करती है, गीत गजल और कविता कब आकार लिया करती है। भैया ये हमारा प्रेम है और ये आपका प्रेम है, जो गीत और गजल चाहे मेरे माध्यम से हो चाहे आपके माध्यम से हो आकार ले रही है। मित्रों, आज के कार्यक्रम की उत्सव मूर्ति जिनके निमित्त इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इससे पहले कि वो हम सबको आज सायोनारा बोले, आदरणीय रमा जी को हिंदी की गूंज पत्रिका के आरंभ, प्रकाशन और अब मूल प्रति के रूप में, पहले शायद ई पत्रिका आ रही थी और अब हार्ड कॉपी के रूप में जो प्रकाशन इन्होंने शुरू किया है, उसके लिए हार्दिक बधाई। रमा जी, समय बहुत ज्यादा हुआ है, मुझे आदत है 45 मिनट बोलने की, 1 घंटे सब जानते हैं। हिंदी की गूंज हमारी चेतना में होनी चाहिए, हमारे अंतर मन में होनी चाहिए, जिस वेदना को प्रोफेसर नवीन लोहनी ने अभी व्यक्त किया है। हिंदी की गूंज अगर कागजों पे होगी, इन सम्मान पत्रों में होगी, तो निश्चित रूप से एक वर्ग में सिमट कर रह जाएगी। आप जापान में हिंदी को लेकर जो काम कर रही है, जापानी कल्चर, हिंदी कल्चर सेंटर जापान के माध्यम से और अब इस पत्रिका के माध्यम से, मैं चाहूंगा कि उसका विस्तार जितना भारत में हो रहा है उतना ही जापान में। एक और निवेदन मैं करूंगा कि हिंदी की गूंज पत्रिका
नाम बहुत ही सुंदर है, मन को छूती है, कुछ कहने के लिए विवश करती है। सबसे बड़ी चीज जीवन में जो चीज होती है वो है नाम क्या है आपका। सुनीता से भी प्यार हो सकता है, नाम बहुत साधारण है तो क्या हुआ। लेकिन अगर वीणा वादनी किसी का नाम हो आज के समय में, वीणा पानी किसी का नाम हो आज के समय में, तो निश्चित रूप से उस बच्ची से, उस महिला से, उस स्त्री से, उस माँ से, उस भाभी से एक अलग तरह के आदर की अनुभूति होती है। लेकिन अगर इस वीणा पानी को अंग्रेजी वाले लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? बिना पानी। हिंदी बिल्कुल बिना पानी की हो गई, उत्सवों तक सिमट रही है, पत्रिकाओं में कैद हो रही है, और कुछ साहित्यकारों के बीच में, जिसकी संख्या पूरे देश में 10,000 के करीब है, उसी में कोई मंच के इस तरफ है और कोई मंच के उस तरफ। 135 करोड़ के देश में हिंदी भवन के दिल्ली जैसे प्रमुख सभागार में अगर 100 लोग नहीं उपस्थित होते हैं तो ये चिंता का विषय है। मित्रों, हिंदी की गूंज पत्रिका के लिए मुझे सलाह देने की आदत नहीं है, पर मैं ये कहूंगा कि आसपास के आपके जितने भी पड़ोसी देश हैं, उन सभी देशों से हिंदी की गूंज जापान के साथ साथ हिंदी की गूंज इंडोनेशिया, हिंदी की गूंज साउथ कोरिया, हिंदी की गूंज आप पड़ोस के जो देश है, लाओस है या और भी जो देश आपके आसपास हैं, वहां से भी निकलनी चाहिए। 2 फायदे होते हैं इसके। एक तो ये कि आपको अपनी भाषा से जुड़ने का अवसर बचा रहता है, और दूसरा नई पीढ़ी में छपने की लालसा जगती है, जो कहीं ना कहीं उसको सृजनात्मक बनाती है, रचनात्मक बनाती है। कवि सम्मेलनों में जब आप जाएंगे तो जीजा का हौसला बढ़ाती हैं सालियां, और कवियों का हौसला मित्रों, कुछ गंभीर बातें कर लेते हैं। मंच से 3 पुस्तकों का लोकार्पण हुआ है। पहली पुस्तक थी आतप जीवनम। बहुत सारे लोग इसको पता नहीं समझ पाए होंगे कि नहीं समझ पाए होंगे। आतप जीवनम, मैंने सिर्फ इसका शीर्षक पढ़ा, धूप जीवन, संघर्ष जीवन, गर्मी। अभी हमारे बीच में मॉस्को से आई है, उनको बहुत गर्मी लग रही थी क्योंकि उनका वातावरण माइनस में चलता है, और यहाँ प्लस में, ऊपर से हिंदी का कार्यक्रम और प्लस में जाता है। आतप जीवनम, इसका शीर्षक इतना आकर्षक है, और ये पूरा का पूरा एक चिंतन का विषय है। जीवन की गर्मी क्या है, जीवन का संघर्ष क्या है, जीवन में धूप का क्या महत्व है, जीवन कैसे रोशन होता है, और उस रोशनी का उपयोग जीवन के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए हम कैसे करते हैं, उसी पर केंद्रित बहुत सारी सुंदर रचनाएं इस पुस्तक में संकलित है। मित्रों, ज्यादातर कविताएं इसमें महाभारत और कुरुक्षेत्र को केंद्र में रखकर लिखा गया है। मैंने 10 मिनट पहले ही इसको पलटना शुरू किया। कुरुक्षेत्र से बड़ा जीवन संघर्ष और कुछ नहीं हो सकता। जहां हमें अपनों से लड़ना था, जहां हमें अपने रिश्ते नातों को समझाना था, और जहां हमें अपने रिश्तेदारों को ही हराना था। निश्चित रूप से जीवन अपनों के बीच में तभी फलता मिलता है जब हम इस संघर्ष से पार पा लेते हैं। इस पुस्तक पे बोलने के लिए पूरे 1 घंटे का समय कम होगा, क्योंकि इसकी कुछ कविताओं को भी मैंने अलग से पेज मोड़ कर रखा है, जिसमें अस्पताल का वार्ड। इस कविता को आप लोग पढ़िएगा, मैं पढ़ूंगा तो उसका समय खराब होगा। अस्पताल का वार्ड, इसमें जो कविता है वो बहुत महत्वपूर्ण रचना है। तुम तो हो दिया, तुम तो हो दिया। एक और इसमें बहुत सुंदर ये कविता है, तुम तो हो दिया पिया, मैं तो बस तेरी बाती रे। इस कविता को पढ़िए, इसमें इनके अंतर चेतना की आवाज है, इनके मन की आवाज है। और हमारे शर्मा जी बैठ करके उनको कहिएगा कि इस कविता को 4-5 बार पढ़ें, तब रमा शर्मा के व्यक्तित्व को समझ पाएंगे।
मित्रों, इसमें एक और कविता है बहुत ही महत्वपूर्ण। इस कविता का शीर्षक है परिभाषा। जैसे इन्होंने इस पुस्तक को ही परिभाषित कर दिया। परिभाषा कविता की 4 पंक्तियां आपके सामने मैं रखता हूं कि सच तो सच होता है, झूठ झूठ ही होता है, जैसे प्रेम जी ने बोला। परंतु क्या मेरा सच तुम्हारे लिए झूठ होता है? परंतु क्या मेरा सच तुम्हारे लिए झूठ होता है? तुम्हारा सच क्या मेरे लिए झूठ होता है? तुम्हारा सच क्या मेरे लिए झूठ होता है? शायद हाँ, यही सत्य है। सत्य सच या झूठ में नहीं, सच हमारे मयानों में है। सच हमारे मयानों में है। सच झूठ की परिभाषा पर है, हम किसे सच समझते हैं। क्यों? क्योंकि नाम ही आपके व्यक्तित्व का दर्पण होता है। विदुषी, आप उनकी तरफ देखिए। मैं एक नाम लेता हूं, ऐश्वर्या, सोचिए। अब मैं एक नाम ले लेता हूं और दिया मिर्जा, सोचिए। वो जो नाम है उसका एक छवि हमारे मन में अंकित हो चुका होता है। आप नाम लीजिए इंद्रजीत शर्मा, आपके स्वप्न में, आपकी दृष्टि में, आपके विचार में ही आएगा कि कोई किसी उपकार के काम में लगा होगा। किसी गरीब का इलाज करा रहा होगा, किसी गाय की चारा की व्यवस्था कर रहा होगा, कहीं वृद्ध सेंटर चला रहा होगा और अमेरिका के आज समाज मंदिर में लंगर लगा रहा होगा। नाम मुरझाते फूल, लेकिन इसकी कविताएं भीतर हंस रही हैं। मैंने इसमें हंसती हुई कविताएं ढूंढी। मंच पे बैठे बैठे बहुत वरिष्ठ कवि आदरणीय जोगी जी बैठे हैं, उनके सानिध्य में बैठने से भी कविता आती है। तो उस सानिध्य का लाभ उठाते हुए मैंने एक पन्ना मोड़ दिया और उस कविता का शीर्षक था पिता। कविता के माध्यम से इन्होंने जो बिंब उकेरे हैं, जो प्रस्तुति दी है और जिस प्रकार की कल्पना की है, वो 4 पंक्तियों के माध्यम से, इन्हीं की पंक्तियां इन्हीं को समर्पित कि पिता है बस एक खामोश माली सा। मैं तो कह रहा हूं कविता पूरी हो गई। कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, कविता तो संपूर्ण हो गई। जैसे ही आपने पिता को माली बता दिया, यहां जितने पिता हैं सबके मन में उस बच्चे के जन्म से लेकर के अभी तक की स्थिति कौंध गई होगी। ऐसे सुंदर शब्दों का समायोजन आपने किया। लिखती हैं ये कि पिता है बस एक खामोश माली सा, रखता ख्याल अपने बाग के हर फूल का, हर डाली का, क्योंकि पिता है बस एक खामोश माली सा। तो झाके फूल कैसे कहें? जिसमें सोच की इतनी परिपक्वता हो, कविता के वो प्रतिमान हो जो कविता को गढ़ते हैं, कविता की कविताई जिसमें जीवित हो रही हो, उस सुगंध को मुरझाने मत दीजिए। मित्रों, हम मंथन करना चाहिए। आज इस मंच से मैं कह रहा हूं, क्योंकि सब प्रवासी लोगों के बीच ये बातें जाएंगी कि अपने ही लिखे को जब तक आप फाड़ना काटना नहीं सीखेंगे, तब तक अच्छी रचना आ ही नहीं सकती। संघर्ष करिए थोड़े अपनी रचनाओं के साथ, जैसे रमा जी ने किया है। मित्रों, तीसरी पुस्तक एक और है, इसने तो मुझे हतप्रभ कर दिया। इस पुस्तक का नाम है इचिबन। इचिबुन जापानी भाषा है और मैं जापानी नहीं बोल सकता, रूसी स्पेनिश बोल सकता हूं। इचिबुन के नीचे लिखा है द सीक्रेट्स ऑफ जापानीज का रहस्य और उनके निर्माण से लेकर निर्मिति तक का रहस्य। मैंने सिर्फ शीर्षक पढ़ा है, अंदर पढ़ने की कोशिश की, पर मंच पे बातचीत होती है तो आदमी पढ़ नहीं सकता। ये एक नंबर पे खड़े होने की चेष्टा है।
अगर एक पंक्ति में मैं कहूँ। ये पुस्तक अपने विचारों के माध्यम से नंबर 1 बताने की चेष्टा है। प्रथम पायदान पे कौन खड़ा है उसको इस पुस्तक में परिभाषित किया गया है एक पायलट के माध्यम से, एक ऐसे व्यक्ति से जो जमीन को आधार बनाकर आसमान को नाप देता है। क्या बात। साहित्यकार का काम क्या है? जमीन को आधार बनाए और अखिल ब्रह्मांड की सैर करा दे, वही साहित्यकार। और उसमें से चुन के जो रचना छाप दे वो पत्रकार। और उसमें से हास्य, करुणा, रंग, आपके मन को छूने वाली पंक्तियां निकाल के ले आए वो आज का अध्यक्ष। मित्रों, ऐसे विविधतापूर्ण कार्यक्रम के लिए मैं रमा जी को, उनके साथ जुड़े हुए उनकी संपूर्ण समिति को, संपूर्ण उनके मित्रों को, उनके धन को, क्योंकि बिना धन के कुछ नहीं होता, उनके धन को और उनके कोमल मन को, सबको बधाई देता हूं। बैठी है लगातार मुझे घूर के देख रहे हैं। अच्छा, मैं जिसे घूर के देखूं वो मेरा नाम भूल जाता है, जैसे शरदचंद्र आलोक भूल जाते हैं। हमारे बीच में मेरे बहुत ही सहयोगी और परम मित्र मेरे नीलांजन बनर्जी बैठे हैं, जिनके बिना कुरुक्षेत्र का कोई भी युद्ध मैं नहीं लड़ सकता। वही सारथी हैं और मैं उनके पीछे चलने वाला एक मामूली सिपाही। आदरणीय त्रिपाठी जी बैठे हैं, सत सत नमन। बहुत काम कर रहे हैं आप लोग। हम सब के बीच में युवा कवित्री कोमल भी उपस्थित हैं आज, जिनका सम्मान किया गया है। आप अम्बेडकर विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में पढ़ा रही हैं और बहुत कम आयु में आपकी 2 कविता संग्रह पगडंडियों से आगे और पंचम स्वर प्रकाशित हो चुकी है। वैचारिक कविताओं में मैं ये समझता हूं कि अपने समकालीन में वो सर्वश्रेष्ठ है। प्रेम भाई से बात शुरू हुई थी, प्रेम भाई पे ही बात खत्म होगी। आदरणीय अग्रवाल साहब बैठे हैं, इन्होंने कहा कि मेरे बारे में नहीं बोला, अच्छा मैं बताऊंगा। आदरणीय कीर्तिवर्धन अग्रवाल जी हमारे सामने हैं। आपके दीर्घायु, चिरायु, शतायु होने की कामना करता हूँ। तुम्हारी नजर झुकती नहीं है अब तुम्हारी, तुम्हें भी नजर मिलाना है। बहुत सुंदर, बहुत प्यार में ऐसा हो जाता है। कोई मिलता नहीं हंसकर गले अब, कोई मिलता नहीं हंसकर गले अब, नया कैसा जमाना। कोई मिलता नहीं हंसकर गले अब, नया कैसा जमाना आ गया। और वो बातों से नहीं बदलेगा साहेब, वो बातों से नहीं बदलेगा साहेब, उसे सुनना सुनाना। वो बातों से नहीं बदलेगा साहेब, उसे सुनना सुनाना आ गया। और जो मंचों पर सुनाते हो हमेशा, जो मंचों पे सुनाते हो हमेशा, मुझे भी वो तराना आ गया। जो मंचों पे सुनाते हो हमेशा, मुझे भी वो तराना आ गया। और तुम्हें भी मुस्कुराना आ गया, बहाने को बहाना आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद। पाया गया है, मैं तो हाथ से कर दिखा रहा और आपने भैया का आशीर्वाद कि करते हुए नकल क्लास में घरे गए तो पप्पू को गुरुजी ने खूब सबक सिखा रहे थे। कि करते हुए नकल क्लास में घरे गए तो पप्पू को गुरुजी खूब सबक सिखा रहे थे। बोलने लगे भविष्य अधर में है तुम्हारा, तेरे बाप से कहूंगा, बोल धमका रहे थे। पप्पू बोला 3 साल फेल होते आ रहे हैं, अंतिम जुगाड़ था तो हाथ आजमा रहे थे। कि पप्पू बोला 3 साल फेल होते आ रहे हैं, अंतिम जुगाड़ था तो हाथ आजमा रहे हैं। और बाप की न धमकी दिया करो
खिड़की से वही मुझे कागज थमा रहे हैं। आप सबका अभिनंदन करता हूँ। बहुत देर से मैं ये सत्संग में हूँ। हिंदी भवन है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैठे हुए और हिंदी के रचनाकारों विद्वानों के बीच बैठे। आज के संदवे जी का जो उद्बोधन था वो सब कुछ कह गया। किताबों के बारे में उन्होंने जो बोला और इतनी जल्दी इतना कुछ पढ़ लिया, ये आपकी बड़ी तीव्र दृष्टि का कमाल है। बेटा तालियां उनके लिए बजाएं। डॉक्टर नवीन चंद्र लोहानी साहब, इंद्रजीत शर्मा जी, प्रेम भिक्षु जी, हमारे बहुत पुराने मित्र डॉक्टर सुरेश चंद्र छोटी जी, सरदा लोग और सम्मुख बैठे आप सब साहित्यकार और आज के लगभग सभी लोग सम्मानित किए गए। इसे कहते हैं सबका मान सबका सम्मान, यही है सबका साथ सबका विकास। रमा जी ने ऐसा कहा गया कि जापान से आकर यहाँ हिंदी का इतना बड़ा उत्सव कर दिया, ये बड़ी अद्भुत बात है। एक साथ इतनी पुस्तकों का लोकार्पण हुआ, ये भी बड़ा सुखद है। अभी पत्रिकाएं बंद हो रही थी, लगातार बंद हो रही थी और ऐसे समय में आप बता रहे हैं, ऐसे समय में जब जो छपी हुई पत्रिकाएं हैं वो ई पत्रिकाओं में बदलती जा रही है, ऐसे में ई पत्रिका को छपी हुई पुस्तक के रूप में लाना ये बहुत अलग, कोई साहस नहीं कर पाता। लेकिन मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और सब लोगों से अपील भी करता हूँ, अनुरोध भी करता हूँ कि कम से कम इस पत्रिका का सबको सदस्य अवश्य बनना चाहिए। हम लोग हिंदी के लोग कहते क्या हैं कि हम पुस्तकें चाहते हैं लेकिन कई बार पढ़ते भी नहीं, लेते हैं और अलमारी में सजा देते हैं और आजकल जो फैशन आया एक फेसबुक पे पोस्ट लगा देते हैं इस पुस्तक के लोकार्पण। ये बड़ा चिंताजनक है। हम पुस्तकें पढ़ते भी नहीं है। मैं तो ये कहता हूं कि हमें पुस्तकें खरीद कर पढ़ने की आदत है। बड़ी महत्वपूर्ण बातें जैसे आशीष जी ने की, समय जब बदला है तो एक समय था जब हम फिजिकल उपवास करते थे एक दिन का कि हमारा तन स्वस्थ रहे। आज ये आवश्यकता है कि हम खुद और अपने बच्चों को सिखाएं कि हमें एक दिन का डिजिटल उपवास करना चाहिए। हमें कंप्यूटर से, मोबाइल से दूर रहना चाहिए एक दिन, वरना ये जो हमारा मस्तिष्क है ये विज्ञान हमारे मस्तिष्क को बोथरा कर देगा। संवेदनशीलता कम हो जाएगी, सोचने की शक्ति कम हो जाएगी। आप याद करिए कि जब आप तो प्रकृति के करीब रहते हैं तो आपकी सृजनशीलता बढ़ती है और जब आप मनुष्य निर्मित विज्ञान के साथ रहते हैं दिन भर कंप्यूटर पे तो आपको सृजन नहीं कर पाते हैं या कम कर पाते हैं। कम से कम इसे बचा के रखने की आवश्यकता है। मुरझाते फूल और एक और पुस्तक जो आतप जीवनम, इनके बारे में मैं कुछ बोलूंगा नहीं, मैंने केवल मुख्य पृष्ठ देखा है। मुरझाते से मुझे भी थोड़ी सी आपत्ति थी कि फूलों का जब हम आकलन करते हैं सोचते हैं फूल को देखते ही तो मुस्कुराते फूल ही दिमाग में आता है, मुरझाते फूल तो वो निराशाजनक भी है और लिखी गई अंग्रेजी और जापानीज में है और इसका लोकार्पण हम हिंदी की गूंज में कर रहे हैं। यही असल में हिंदी जब दुनिया की दूसरी भाषाओं की पुस्तकों का लोकार्पण हिंदी के मंच पे होने लगे, यही तो हिंदी की गूंज है। बड़ा काम करते हैं इंद्रजीत शर्मा जी, बताया गया, मैं भी उसका साक्षी रहा हूँ। पिता के लिए जितना उन्होंने जीवन में किया है मैंने कोई ऐसा दूसरा व्यक्ति नहीं देखा जो पिता के प्रति इतनी भक्ति रखता। मुझे लगता है 15 साल से ज्यादा उनके पिता को संसार से विदा हुए होंगे। मैं जब उनके घर गया उन्होंने वो कक्ष दिखाया, कमरा, ये वैसा ही है जैसा उस समय पिताजी के समय था। रोज उसमें पूजा भी होती है, बिल्कुल वैसा ही सजा हुआ, कहीं लगता ही नहीं है कि वो इतने साल पहले जा चुके। तो नई पीढ़ी को सीख लेनी चाहिए। वो कवि नहीं है लेकिन कवियों के हृदय में वास करते हैं।
जो भी एक बार भी अमेरिका गया या नहीं गया, यहाँ मिला भी है उनसे किसी उनके आयोजन में, तो वो बड़ी सहज और बड़े शीघ्र हृदय में बस जाता है। ये आपने एक सकारात्मक पॉजिटिवनेस जो है उससे मैं प्रणाम करता हूँ। बड़ा रोचक वातावरण बनाया आदरणीय आशीष जी और प्रेम दीक्षु जी के संवादों ने। बचपन से मैं देवर भाभी या जीजा साली की लोग सुनता था। इन दो रचनाकारों के बीच की लोग विनोद जी कह रहे हैं सही पकड़े। एक बार विनोद जी के लिए भी तालियां बजाए, बहुत अच्छे कवि हैं, उनकी पुस्तक भी आ चुकी है और दूसरी पुस्तक आने के लिए तैयार है। और मैं हालांकि ज्यादा बोल रहा हूँ, अध्यक्ष होने का मतलब सिर्फ ये होता है, उससे कुछ सूचनाएं प्राप्त होती हैं कि अब कार्यक्रम समाप्ति की ओर है और लोग बहुत राहत की सांस लेते हैं। कम से कम इसके बाद कोई बोलेगा नहीं, या तो धन्यवाद होगा या जलपान के लिए आमंत्रण। और वो हो चुका है, हम केवल सुनना है और बीच बीच में बीट थपथपा की ये मेज थपथपाने की नहीं, बस अब आपका समय हो गया बैठ। तो उस भूमिका में मैं हूँ कि ज्यादा हमारा निवेदन है वो आज से जरूरी तौर पे मैं सच बताऊं आशीष जी, लगभग 10 वर्ष से ज्यादा हो गए होंगे कि मैंने कभी इस तरह के वातावरण में मैं किसी कार्यक्रम में गया नहीं। ज्यादा उसी तरह के आयोजन होते हैं, भीड़ होती है, जाता हूँ तो पीछे वाली कुर्सी पे बैठ के सुन के चला आता हूँ। यहाँ मैं एक धर्म संकट में हूँ, मैं कई पक्षों की कविताएं लिखता हूँ, कुछ उधर वाले पक्षों की होती हैं, तो इधर भी विद्वान ही बैठे हैं, कीर्तिवर्धन जी कहेंगे ये क्या सुना रहा। तो मैं जरूरी दो लंबी कविताओं के एक अंश सुना देता हूँ, क्योंकि बाहर से भी लोग आए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी की सेवा कर रहे हैं, और वंदना जी से मिलना भी पहली बार मुझे लगता है बहुत अच्छा लगा। आपने डॉक्टर कुंवर बेचैन जी की याद दिला दी, वही स्वर वही अंदाज और माँ सरस्वती की वंदना के रूप में। और बेटी आप हैं, मैं भी 2 बेटियों का पिता हूँ, तो मुझे बहुत, मैं भीतर तक फील किया बेटियां ही हैं जो पिता की विरासत को मुझे सैकड़ों कार्यक्रम मैंने डॉक्टर साहब के सानिध्य में पढ़े होंगे, और उनका स्वभाव, उनका लेखन, उनकी विनम्रता और नई पीढ़ी के प्रति उनका आशीर्वाद इतना होता था कि वैसा व्यक्तित्व मिलना दुर्लभ है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप कवि कुल की हैं हमारी। हिंदुस्तान पर एक लंबी कविता है मेरी, उसका एक अंश पढ़ता हूँ कि हम सीना ठोक के कहते हैं, आवाज लगाकर कहते हैं, हम सीना ठोक के कहते हैं, आवाज लगाकर कहते हैं, हाथों में गीता रामायण गुरु ग्रंथ उठाकर कहते हैं, जो चली आ रही सदियों से हम वो अनमोल कहानी है, दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी हैं। हम ताजमहल की मीनारें, पावन गंगा की धारा हैं, ख्वाजा नवाज की चादर है, अमृतसर का गुरुद्वारा है, हम हिंद महासागर का जल, हम नीर की ऊंचाई है, हम भीमसेन जोशी का स्वर बिस्मिल्लाह की शहनाई की शहनाई है, हम सूर्य देव का ज्योति कलश शंकर वाला डमरू है, जिन पर गिरधर नागर नाचे, हम वो मीरा के घुंघरू है, हम मानसरोवर का पानी, हम कश्मीर की केसर हैं, हम रामेश्वर द्वारिकापुरी, हम राम सेतु के पत्थर हैं, हम शंकर से विस्पाई हैं, सागर मंथन के अमृत हैं, हम कामधेनु, हम कल्पवृक्ष, हम नागमणि ऐरावत है, जिसमें श्री कृष्ण नहाते थे, हम वो यमुना का पानी। सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी है। हमारी संस्कृति क्या है, दुनिया के किसी देश के पास नहीं है। एक भी त्योहार ऐसा नहीं है जो हम मनाते। मैं कुछ त्योहार बताता हूँ कि हमारी संस्कृति क्या है कि घर से बाहर है नीम खड़ी, आंगन में तुलसी माता है, यह देश वृक्ष पूजता है, जल को देवता मानता है, पहाड़ को देवता मानता है। ऐसे देश दुनिया में नहीं है। बरगद की पूजा होती है, हम तुलसी को जल देते हैं, हम दरवाजे आए फकीर को भी मीठे फल देते हैं, अपनी माताएं बहनें सर पर पल्लू रखकर चलती हैं, जब वक्त पड़े तो जौहर में लाखों पद्मिनियां जलती हैं, हम जन्म जहां ले लेते उस माटी को चंदन कहते हैं, हम प्यार भरे कच्चे धागे को रक्षा जहां ले लेते उस माटी को चंदन कहते हैं,
हम प्यार भरे कच्चे धागे को रक्षा बंधन कहते हैं। हम घर पर आए अतिथि का मन से अभिनंदन करते हैं। हम बड़े बुजुर्गों के चरणों को छूकर वंदन करते हैं। हम चार धाम के पुण्य और ऋषि मुनियों के वरदानी हैं। दुनिया में सबसे सच्चे, सबसे और सभी कविता है, आपको यूट्यूब पे मिल सकती है सच्चे। ये मुझे मन में आया कि दुनिया के तमाम देशों में मैं जाता हूँ, अभी अमेरिका ही था 2 महीने तो उत्सवों में कई बार ये सुनने को मिलता था पहले कि भारत बड़ा फकीरों का देश है, मदारी तमाशा दिखाने वालों का देश है, बड़ा दीनहीन स्थिति में थे। लेकिन आज का भारत वो भारत नहीं है। मुझे लगा कि एक जरूरी कविता मुझे भारत पर लिखनी चाहिए। ऐसा एक प्रश्न और हमारे बीच में अक्सर सुनने को मिलता है। सब कवि बैठे हैं, साहित्यकार बैठे हैं, सबको मैं समर्पित भी करता हूँ। ये भी एक लंबी कविता है, एक अंश पढ़ता हूँ। आशीष जी, लोग कहते हैं कवियों से, मुझसे भी कहते हैं हिंदी से क्या होता है, हिंदी से पढ़ने से क्या फायदा, कविता हमें क्या देती है, कविता से क्या मिलता है। ऐसा नहीं है। मैं सिद्ध करता हूँ कि कविता हमें क्या देती है या कविता ने समाज को, देश को क्या क्या दिया है, उसका महत्व क्या है, उसकी प्रासंगिकता क्या है आज के समय में। कि वो कविता थी जिसने गोरी को शब्दबान से मारा था। एक एक पंक्ति देखेंगे तो आपको लगेगा कि कविता ने स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आज तक की भूमिका, कविता को निकाल दीजिए अपने घर से तो शायद आपकी पूजा अधूरी रह जाएगी। वो कविता थी जिसने गोली को शब्दबान से मारा था। वो कविता थी जिसके स्वर में दिनकर जी ने हुंकारा था। वो कविता है जो मानस बनकर घर घर गाई जाती है। वो कविता है जिसको गाकर आरती सजाई जाती है। सारी आरतियां, सारे भजन, ओम जय जगदीश हरे भी कविता है, वो भक्ति रूप में। वो कविता है जो मानस बनकर घर घर गाई जाती है। वो कविता है जिसको गाकर आरती सजाई जाती है। वो वंदे मातरम कविता थी, सब गोरे यार को भूले थे। वो कविता थी जिसको गाकर सेनानी फांसी झूले थे। वो कविता थी जिसको गाकर सेनानी फांसी झूले थे। ये कविता मंदिर में जाकर गाओ तो भजन बन जाती है, दरबारों में जाकर गाओ कविता चारण बन जाती है, रंगों के बीच अगर गाओ कविता होरी बन जाती है। माँ का स्वर मिल जाता है तो कविता लोरी बन जाती है। माँ का स्वर मिल जाता है तो कविता लोरी बन जाती है। मत पूछो कविता की उड़ान, ये स्वाभिमान बन जाती है। और एक पंक्ति में कविता का सम्मान देखना दुनिया में, जो इशारा मैंने किया है, मत पूछो कविता की उड़ान, ये स्वाभिमान बन जाती है। कविता ही है जो 1.25 अरब का राष्ट्रगान शुरू हो जाए तो 1.25 अरब लोग सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाते हैं। ये कविता की शक्ति है। मत पूछो कविता की उड़ान, ये स्वाभिमान बन जाती है। कविता ही है जो 1.25 अरब का राष्ट्रगान बन जाती है। ये राष्ट्र कहीं ना सो जाए, रातों में जागा करते हैं। इसकी खुशहाली की खातिर सब मन्नत मांगा करते हैं। ये वीर कबीला सूरा के वंशज, इनका वंदन करिए और दोनों हाथ उठा करके कविता का अभिनंदन कविता का हो और इस पूरी की पूरी हिंदी की साहित्य की परंपरा का। हमारा भारत, हम कामना करते हैं हमारी भाषा समृद्ध हो, हमारा देश समृद्ध हो, स्वस्थ भारत हो, स्वच्छ भारत हो, आत्मनिर्भर भारत हो, स्वदेशी भारत हो और सारी दुनिया को गले लगाकर विश्व गुरु बनने वाला भारत हो। और मैंने समय ज्यादा नहीं लिया, लेकिन मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ रमा जी आपका और जी कि मुझे आपके बीच आने का मौका मिला। और जब कोई धर्मीय अनुष्ठान होता है, हम कोई पवित्र अनुष्ठान करते हैं तो हम जोड़े में ही पवित्र अनुष्ठान करते हैं। तो इससे पहले रमा जी और नरेंद्र जी वीडियो बना रहे हैं, साहित्यिक मित्र हैं हमारे गीत कुमार जी। मैं चाहूंगा कि एक सम्मान और अब इस शानदार गौरवशाली कार्यक्रम के तो आभार करती हूँ। मैंने पहले भी बोला कि मेरी एक आवाज क्या एक मैसेज पे सभी आ गए। मैं दिल से सभी की शुक्रगुजार हूँ। आशीष जी, इंद्र भाई साहब, प्रेम भारद्वाज जी, हर्षवर्धन आर्य जी और सुरेश पांडे जी ने तो आपको सरप्राइज कर दिया। तो बहुत बहुत आभार आपका भी। और ये देखिए विदुषी जी, मैं मतलब किसका नाम ली है, डॉक्टर की खबर के हैं, बस ये जो भी जुड़का सबका मैं दिल से आभार करती हूँ। और आज मेरा परिवार आया है, मैं उसका भी बहुत आभार करती हूँ। मेरे देवर ने बहुत बहुत दिल से आभार।
साथ शब्द है, बेहद दिल आज बहुत भरा है देख के। मतलब शेयर करूंगी कि हम नेक्स्ट टाइम से ऐसे कुछ संस्थानों में दान देना शुरू, जो जैसे वृद्धाश्रम है, वृद्धाश्रम मैं अपनी भाभी को कह सकती हूँ थैंक्स। चीफ जस्टिस ने दिया है। आज मानव अधिकार दिवस था ना। अच्छा हाँ। आपसे कई कार्यक्रमों में यहाँ पर हूँ मैं गुनाहगार हूँ। मैं माटिया जी की तरह ऐसा नहीं कि सब लगा वीडियो फोटो खड़े रहना चलो फिर ठीक है, बहुत अच्छा लगा। तो मुझे कार्यक्रम में और जाना है। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच जोशी जी हैं और यहाँ पर हिंदी भवन दिल्ली में जो एक हिंदी के ऊपर कल्चर प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा आपस में जो एक मिलन है वो एक अच्छी बात है। तो सर जी, इस तरह की जो शुरुआत है बहुत अच्छी बात है और इस तरह के प्रोग्राम हमें हर बार कराने होंगे, हर जगह कराने होंगे स्टेट वाइज, ताकि जो है हिंदी को बढ़ावा मिल सके। टोक्यो से जो कुछ लोग यहाँ आए हुए हैं, अच्छी बात है कि वो देखो हिंदी भी बोल देते हैं। तो क्या मैसेज है सर आम जनता के लिए, सरकार के लिए सर? ये बहुत अच्छी बात है कि और कहना चाहिए कि एक उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं रमा जी, जो उन्होंने हिंदी की गूंज पत्रिका का, अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका का यहाँ लोकार्पण हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि भारत से बाहर जिन स्थानों पर काम हो रहा है, सिर्फ वो पहली बार ऐसा नहीं कर रहे हैं, वो बहुत लंबे समय से हिंदी पत्रकारिता की जापान में अलग जगाए हुए हैं, मशाल लेकर चल रही हैं। तो यहाँ पर भी भारत में लोगों को पता चले, भारत में जो लेखक पत्रकार हैं वो भी उससे जुड़ें और उस पत्रिका की गुणवत्ता और प्रचार प्रसार बढ़े, उस दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। मैं इस अवसर पर रमा जी को, उनकी पूरी टीम को, इस कार्यक्रम के आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो सर जी, जैसे मोदी जी बाहर जाते हैं तो वहाँ वो हिंदी में बोलते हैं, बड़ी अच्छी बात है। हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, इसको बढ़ावा मिल रहा है। तो ये टोक्यो के अलावा, जापान के अलावा और जो हमारे देश हैं, वहाँ भी इस तरह के कल्चर प्रोग्रामों से हिंदुस्तान में जुड़ना चाहिए। वहाँ भी इस तरह से कोई हमारा प्रतिनिधि जाए और उस तरह से काम हो। जी बहुत अच्छा है। ये वास्तव में ब्रिटेन में, मॉरिशस में, फिजी में और भी बहुत सारे देशों में हिंदी पत्रकारिता चल रही है अपने, और बहुत सारे लोग, लाखों लोग उससे लाभान्वित होते हैं। अब तो पत्रकारिता में एक परिवर्तन टेक्नोलॉजी की वजह से आया है। कई जगह ई पत्रिकाएँ, कई जगह वेबसाइट्स ये भी दिखाई दे रही हैं, जैसे भारत दर्शन न्यूजीलैंड की वेबसाइट है। तो लाखों लोग उनके माध्यम से हिंदी की पत्रिकाएँ, हिंदी की सामग्री पढ़ सकते हैं। और हमारे केवल हिंदी केवल भाषा नहीं है, बल्कि एक सांस्कृतिक मूल्यों, जीवन मूल्यों को देने वाली भाषा भी है। तो उस नाते से हमारे देश से उनका जुड़ाव भी होता है और अपनी संस्कृति से भी जुड़ाव होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट टाइम फिर एक मुलाकात होगी। थैंक यू रिगार्ड सर, थैंक यू सर, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच सुनील जोगी जी हैं और यहाँ एक कार्यक्रम में आए थे। सर जी, जो हमारे बीच में नए कवि उभर रहे हैं, उनके लिए एक छोटा सा मैसेज दे सर। मैं सबका स्वागत करता हूँ। हिंदी की गूंज के इस कार्यक्रम में मैं आया था और जो हमारे नए कवि हैं उनके लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि वो खूब आगे बढ़ें, हिंदी को समृद्ध करें, हिंदी की शब्द संपदा को समृद्ध करें और पहले खूब अध्ययन करें, गंभीरता से हिंदी को लें। हल्के से लेने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी विश्व भाषा है। आप हिंदी की किताबों का अध्ययन करें और रचनाकारों से, बड़े कवियों से जुड़ें, उनको सुनें, उनको पढ़ें, उसके बाद अपनी रचनाएं करें। मैं उनकी शुभकामना
की कामना करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच ध्रुव अग्रवाल जी हैं। हिंदी की गूंज एक कार्यक्रम के तहत यहाँ पर मौजूद हुए। सर जी, क्या लगता है कि हिंदी को बचाने के लिए जो मुहिम छिड़ी हुई है सभी देशों में, जो हमारे पूरे वर्ल्ड में, तो हमारी हिंदी का जो बोलबाला धीरे धीरे जापान टोक्यो से होता हुआ बढ़ रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप, और खासकर उन नए हिंदी कवियों के लिए? देखिए, मैं तो हिंदी खबर न्यूज चैनल चलाता हूँ। हिंदी को 25 देशों में मैं फैला रहा हूँ। ये रमा शर्मा जी जो जापान में काम कर रही हैं, कपिल शर्मा जी जो बेल्जियम में काम कर रहे हैं, श्वेता जी जो रसिया में काम कर रही हैं, उसके बाद जो नीदरलैंड में हमारी पुष्पिता अवस्थी काम कर रही हैं, और ये हमारे सरन साहब जो काम कर रहे हैं कनाडा में, इन सबको 25 देशों में हिंदी के सारे कवियों को हमने हिंदी खबर के माध्यम से जोड़ा है। और हिंदी की पत्रिका जापान में निकाली है, हिंदी की गूंज, और वहाँ पे 64 पहियों का रथ बना के लाइव मोबाइल कवि सम्मेलन हिंदी का कराते हैं, जिससे कि हिंदी का प्रचार प्रसार हो। और आपको हम बताना चाहते हैं, कनाडा में, बेल्जियम में, यूएसए में, इंग्लैंड में आजकल हिंदी की कविताओं के लिए, जिसमें वहाँ के मेयर भी आते हैं, वहाँ के मंत्री भी आते हैं, राजदूत भी आते हैं, और ये जो हिंदी की गूंज और आज का ये जो प्रोग्राम रमा शर्मा जी ने जो स्पेशली जापान से आई हैं और श्वेता जी जो रसिया से आई हैं आज के कार्यक्रम के लिए, मैं उनको साधुवाद देता हूँ और उनको सल्यूट करता हूँ कि इन्होंने आके इस हिंदी को फैलाया है पूरे संसार के अंदर। जो नए कवि हैं हमारे आने वाले, जिन कवियों से जो है आगे कविता बनेगी, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं ये कहता हूँ कि आप एक बहुत महत्वपूर्ण रोल करते हो हिंदुस्तान के लिए। देश प्रेम का इससे अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता। ये न केवल एकता में, न केवल अखंडता में, बल्कि व्यापार बढ़ाने में, लोगों से आपसी भाईचारा निभाने में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और भारत का जो नाम कवियों ने पूरे संसार के अंदर किया है, इसलिए नए कवियों से मेरा आग्रह है कि कवियों में आपको पता होगा कि कुछ कवि हैं हमारे, उन लोगों की करोड़ों में कमाई भी है। ऐसी बात नहीं है कि आप इसके कविता में आपको देर से मिलता है, लेकिन जैसे हर कोई फिल्म स्टार में बन जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच डॉक्टर आशीष जी हैं। यहाँ पर एक हिंदी भवन में हिंदी की गूंज के बारे में बहुत सी बातें हुई है। सर, जो हमारे नए कवि हैं जो आने वाले हैं, या जिस तरह से हिंदी का प्रचार पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, क्या कहने चाहेंगे सर उन नए कवियों के लिए? बड़ा ही आपका प्रश्न टारगेट ओरिएंटेड है, मतलब लक्ष्य पे प्रश्न कर रहे हैं आप कि नए कवियों के लिए क्या कहेंगे। मैं नए कवियों के लिए यही कहूँगा कि आत्ममुग्धता से बाहर निकलकर अपनी रचनाओं को परिष्कृत करें, उसे 50 बार पढ़ें, और जब उन्हें लगे कि ये रचना मुझे स्वीकार हो रही है, तो निश्चित रूप से वो समाज में स्वीकार होगी और उनकी रचना परिपक्व हो जाएगी। कि इस तरह के जो प्रोग्राम हैं, जो इस तरह के प्रोग्राम जो हैं, वो हम मतलब वीकली मंथली होने चाहिए हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए, कवि की बात को आगे रखने के लिए। हाँ, ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन होते रहना चाहिए। निरंतर कार्यक्रमों में आने से चैतन्यता बढ़ती है, और जब तक चैतन्यता अपनी भाषा के प्रति नहीं होगी, तब तक उसका उत्सर्ग नहीं हो सकता। इसलिए मैं इस बात का समर्थक हूँ कि वीकली, मंथली यानी साप्ताहिक, मासिक 15 दिनों पे कार्यक्रमों का आयोजन होते रहना चाहिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच रमा शर्मा जी हैं। यहाँ पर हिंदी भवन दिल्ली में एक हिंदी की गूंज प्रोग्राम में उन्होंने शिरकत दी। हालांकि बाहर विदेश से यहाँ डायरेक्ट आई और इस तरह का प्रोग्राम आयोजित किया। बहुत बहुत बधाई मैम जी आपको। और इस तरह के कार्यक्रम आप करती हैं तो देश विदेश सब जगह हिंदी का पूरी तरह से जो है प्रचार प्रसार कर रही हैं। तो मैम जी, जो हमारे और भी स्टेट्स हैं वहाँ भी इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए। जी बिल्कुल होने चाहिए। स्टेट क्यों, पूरे मैं कहती हूँ हर देश में होने चाहिए। और मैं काफ़ी जगह गई भी हूँ, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, नागौर, बहुत सी जगह होते हुए। और अभी दिल्ली में क्या है, हिंदी की गूंज तो हर जगह गूंजनी चाहिए। नहीं, बहुत अच्छी बात है। हर फॉरेन कंट्री में हमारी भाषा का वहाँ पर प्रचलन हो रहा है, लोग बोल रहे हैं, समझते हैं, बहुत अच्छी बात है।
और बहुत बहुत प्रयास हो रहे हैं। बहुत बहुत बधाई, आपने आज 3 बुकें रिलीज भी की हैं जो आम जनता तक पहुंचेंगी। बहुत अच्छी बात है मैम जी, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच। आज हमारे साथ पूनम माटिया जी भी हैं, वो भी कुछ कहना चाहती है जो रमा शर्मा जी ने यहाँ प्रोग्राम जो आयोजित किया उसके लिए। जी मैम। जी, मैं सबसे पहले रमा को बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि वो एक जापान में रहते हुए हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए निरंतर कार्यरत है। और हिंदी की बात तो ये है कि वैज्ञानिक आधार है, मधुर बहुत रसधार, तुलसी सूर कबीर ने रच डाला संसार, रच डाला संसार की दुनिया अब तक बाँचे, ढाल रहे मनभाव लिए हिंदी के साँचे। तो ये हमारी जापान में बैठकर हिंदी को बढ़ावा दे रही है। आज इसकी 2 पुस्तकें लोकार्पित हुई है। मैं रमा को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि किताब जिनकी इतनी तारीफ की गई वो लोगों तक पहुँचे और अपने रमा का ये जो सक्रियता है हिंदी के लिए वो दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती रहे और सबसे बड़ी बात कि ये स्वस्थ रहे और लंबी आयु रहे इसकी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद मैम जी, थैंक यू वेरी मच। तो अब रमा जी के साथ श्वेता जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, कुछ कहना चाहती हैं जो रमा जी ने यहाँ प्रोग्राम किया। क्या कहना चाहेंगी मैम जी कि किस तरह के प्रोग्राम आयोजित तो होते रहेंगे पूरे वर्ल्ड में? जी, मैं श्वेता सिंह उमा मॉस्को से आई हूँ स्पेशली रमा जी के इस बहुत भव्य कार्यक्रम का हिस्सा बनने। हिंदी की गूंज के जो ये पहला इनका पत्रिका से आज जो ये इन्होंने लॉन्च किया है पेपर में, उसके लिए आई हूँ। इनकी किताबों के लॉन्च के लिए आई हूँ। वो तो ये कोई बहाना था, मैं बोलूँगी रमा जी मुझे बुलाती है, मैं खींची चली आती हूँ। इनका प्यार ऐसा है, इनकी मतलब इतनी बड़ी विदुषी है, जितनी अच्छी कलम की धनी है वैसे दिल इनका उतना ही खूबसूरत है। इतनी खूबसूरत ये खुद है, वैसे इनका दिल भी खूबसूरत है। अच्छे लोगों को जोड़ती रहती है, साहित्य की साधना करती रहती है, जापान में इतना कुछ कर रही है हिंदी के लिए और वहाँ रह करके हमारी हिंदी की गूंज को पूरी दुनिया में फैला रही है, हमें प्रेरणा दे रही है। मैं मॉस्को में रहती हूँ, मेरे लिए आदर्श की तरह मैं इनको देखती हूँ और सीखती हूँ कि कैसे करना चाहिए, क्योंकि मैं भी मॉस्को में वही करने की कोशिश कर रही हूँ जो रमा जी जापान में कर रही है। ये मेरे आदर्श है, मेरे गुरु है और मैं बस इनके पद चिन्हों पे चल रही हूँ। और मेरी तरफ से हिंदी को आप अच्छा बढ़ावा दे रहे हैं। मोदी जी भी जब बाहर जाते हैं तो कभी कभी हिंदी में बात करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे हिंदुस्तान की जो भाषा है, मातृभाषा, वो पूरे वर्ल्ड में फैल रही है। आप उसका माध्यम बनी है। वैसे भी मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ। तो आप बेटियां, हिंदुस्तान की बेटियां बहुत अच्छा काम कर रही हैं। बहुत बहुत बधाई आपको, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद मैम। यहाँ पर हिंदी की गूंज प्रोग्राम में हमारे हिंदी गूंज के संपादक मौजूद हैं विनोद जी। सर, क्या बात है, आपने किस तरह से इस मुहिम को आगे बढ़ाया और जो आपने लिखा है बुक में, बुक को रिलीज कराया। आज यहाँ पर रमा जी की 2 बुक और रिलीज हुई हैं, तो क्या कहना चाहेंगे सर जी आप? देखिए, इसके पीछे तो सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि जो हिंदी के लोग हैं, जो हिंदी जानने वाले लोग हैं, हिंदी के साहित्यकार हैं, वो विदेशों में रह रहे हैं, प्रवासी साहित्यकार, तो वो क्या है, हिंदी के प्रति बहुत सजग है, बहुत जागरूक है। लेकिन कहीं ना कहीं भारत से दूर रहने की वजह से वो भारत में उस तरह से काम नहीं कर पा रहे हिंदी के लिए और विदेशों में भी नहीं कर पा रहे। पारिवारिक जिम्मेदारियां जो तमाम चीज़ें हैं, तो हम सब लोग ने जुड़ करके आपस में इस प्रकार का एक अभियान चलाया कि जो जिस प्रकार सबका सहयोग कर सकता है। रमा जी ने वो परिकल्पना देखा कि हिंदी की जो पत्रिका है जो जापान से निकलेगी और पूरे देश में छा जाएंगी, तो हम सब लोग भारत में रह करके जितना सहयोग हो सकता है उस पत्रिका के लिए किए। हमारी एक पूरी टीम है जो सब लोग हिंदी की गूंज की पत्रिका के लिए निरंतर काम करते रहते हैं। 3 साल से यह पत्रिका चल रही थी। कोरोना काल में हम ही पत्रिका लेके आ रहे थे और अब हम इसको कागज़ पे लेकर के आ रहे हैं, लोगों के हाथों में ही पत्रिका रहेगी। न केवल जापान में बल्कि अन्य देशों में जहाँ हिंदी प्रथम भाषा नहीं है, वहाँ भी हिंदी इस पत्रिका के माध्यम से पहुँचेगी और हिंदी की गूंज हर जगह रहेगी। क्योंकि राज कपूर जी हमारे फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर रहे हैं, उन्होंने भी सबसे पहले ये गाना गाया था, मेरा जूता है जापानी फिर भी मेरा दिल हिंदुस्तानी। तो आपने उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए, और बहुत अच्छी बात है, निरंतर सभी देशों में हम इसी तरह से हिंदी का प्रचार करेंगे। विनोद जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।